भारत के जम्मू और कश्मीर के हवाले से, जहां पर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसके मुताबिक अब कश्मीर वैली के अंदर 46 सीटों से बढ़ा के 47 सीट्स हो गई हैं और जम्मू डिवीजन के अंदर 37 से 43 सीट्स हो गई हैं। तो कुल 90 सीट्स हैं जो कि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। उनको वो अपने आप में और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस फील ही नहीं कर रहे थे। जो सैयद अली गिलानी स्कूल ऑफ थॉट है, वो अपने आप को कश्मीरी कम और पाकिस्तानी ज्यादा काउंट करते थे, टिल कि जब वो उन्होंने ये देखा कि हमें बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, कि ये हकीकत थी और ये एक रेशनल बात थी कि पाकिस्तान ने कुछ ना करना था ना कर सकता था, चूंकि कुछ करने का मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट से ज्यादा कोई काम नहीं था। नहीं समझता कि उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई फैक्टर है, चूंकि उन्होंने यही करना है कि डिलिमिटेशन को के बारे में उनकी वही राय होगी जो मैं आपको दे चुका हूं कि जी ये बेजीबी का एक एजेंडा है। साथियों, एक तो पहले जब 370 और 35A हटा था उस समय पाकिस्तान में और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी समर्थक हैं वो मातम मना रहे थे। अब जब डीलिमिटेशन हो गया है और बहुत ही ज़्यादा चांस हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य में एक हिंदू जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके बाद से जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है या जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, इसके नेताओं ने बहुत ही ज़्यादा अपना सर पीटा, खोपड़ी दीवार पे दे मारी, सब ड्रामाबाजी करी, लेकिन आखिरकार में इसको कबूलने के अलावा, इसको स्वीकारने के अलावा उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो इसके अलावा कुछ भी करते तो फिर से वो लंबे समय के लिए नज़रबंद या जेल भी जा सकते थे, उनको पता है। इसलिए आखिर में माननी पड़ी बात। पूरी चीज़ क्या, अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। है कि ये उन्होंने तस्लीम कर लिया है ऑब्जेक्शन अपना रिकॉर्ड कराने के बावजूद, और मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी खबर है, चूंकि इस वक्त बुनियादी तौर पे मसला ये नहीं है कि आप छोटे छोटे इश्यूज पे जो है, इससे जो अल्टीमेटली फर्क एक दो सीटों का ही पड़ता है, तो आप उनको बहुत बड़े इशू बना के तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इसी तरीके से डीरेल रहने दें या उसको मजीद डीरेल करने में मदद करें उन कुव्वतों की जो इसको डीरेल करना चाहते हैं। क्योंकि मौजूदा हालात में जो सिचुएशन बन गई है उसमें लोग जो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनसे जो है वो महरूम हैं, और उसकी वजह यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जी कि डिलिमिटेशन होनी है, फलां होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए गुड न्यूज़ कि एक बड़ा इशू जो रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक आप कह सकते थे उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ दे आर ऑन देयर वे फॉर द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक रवायती रुख रहा है माजी में, तो उनका जो जो रवैया है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि वो काफी हद तक वो भी अपने सेंसेस में आ गए होंगे कि दीज आर द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और उसको हम मान के चलें। जरूर के दे हैव लर्न नो लेसन, जो जो है गुज़श्ता 30-35 साल से कश्मीर के अंदर हो रहा है। बेसिकली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है बाई प्रोडक्ट है मिलिटेंसी की। ये एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस में डेवलप होने वाली कोई कुव्वत नहीं है, बल्कि इस कुव्वत की जो फॉर्मेशन है उसकी वजह जो है वो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, और कश्मीर में मिलिटेंसी भी सारी की सारी जो है आप उसको इंडिजिनस नहीं कह सकते या ओरिजिनल वहां की धरती की मिलिटेंसी नहीं कह सकते। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुई है, उनको ट्रेन करके मुख्तलिफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने कश्मीर में जो है वो दाखिल किया, जिसकी वजह से वहाँ की बहुत सारी जो लोकल कुव्वतें थी वो न्यूट्रलाइज हो गई, जिसमें कुछ ऐसे सेकुलर ग्रुप भी थे जिनको किसी हद तक आप सेकुलर कह सकते हैं, जिसमें JKLF भी शामिल थी, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया बाई फोर्स। इलेक्टोरल प्रोसेस। सवाल ये बनता है बशानी साहब कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को माजी में एक वहम रहा है कि पाकिस्तान हमारी पुष्ट पे खड़ा है, और ये वहम हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि अगस्त 2019 के भारत के इक़दाम के बाद खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म नहीं तो काफी हद तक कम हो जाना चाहिए।
तो अब इससे उन्हें भी थोड़ा बहुत लेसन लेना चाहिए और अपनी रवायती पॉलिसी के अंदर अगर कोई तरमीम की गुंजाइश है तो वो कर लेनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अवाम को टेक ओवर करने की, क्योंकि वहां पे जो इंडिपेंडेंट लोग ऑपरेट कर रहे थे किसी न किसी शक्ल में, उनको किसी न किसी तरीके से अंडरमाइन और कंट्रोल करने के लिए भी ये काम शुरू हुआ था। क्योंकि वहां पे ये समझा जा रहा था कि वहां पे कोई प्रो पाकिस्तान लोगों को क्रिएट किया जाए जो ओपन आके तो पाकिस्तान की हमायत करें, जैसे कि बाद में हुआ। जब वो अंडरमाइन कर चुके इंडिपेंडेंट थिंकिंग लोगों को, तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए या पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, या जो प्रोसेस उसके बाद शुरू हुआ, उनको वो अपने आप में और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस फील ही नहीं कर रहे थे। जो सैयद अली गिलानी स्कूल ऑफ थॉट है, वो अपने आप को कश्मीरी कम और पाकिस्तानी ज्यादा काउंट करते थे, टिल कि जब वो उन्होंने ये देखा कि हमें बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, तो उन्होंने कोई एक दो दफा कोई बात की होगी इधर उधर, जिसको लोग ये बना के पेश करते हैं कि वो जी नाराज हो गए थे। लेकिन हकीकत ये थी कि वो पाकिस्तानियों से बड़े, पाकिस्तान के जर्नलों से बड़े अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे। यहाँ तक कि उनको जनरल मुशर्रफ की मुहब्बे वतनी पे शक होना शुरू हो गया कि ये हकीकत थी और ये एक रेशनल बात थी कि पाकिस्तान ने कुछ ना करना था ना कर सकता था, क्योंकि कुछ करने का मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट से ज्यादा कोई काम नहीं था। कि पाकिस्तान जाहिर है एक मिलिटरीली अगर उसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश करता या इंटरफेरेंस, तो ये एक सुसाइड आप एक्ट से ज्यादा इसको कोई वो नहीं कह सकते। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने सबक सीखा कि हमें बिट्रे किया गया और उनको पूरी कहानी समझ में आई। जो हम जैसे लोग उनको समझाने की गुज़श्ता 30 सालों से कोशिश कर रहे थे, वो खुद ब खुद उनकी समझ में आ गई कि हमें इस्तेमाल किया गया, अपने मकासद हल कर लिए गए या नहीं भी हल हुए, लेकिन हमें इस्तेमाल करने के बाद हमें फेंक दिया गया और हमें बिट्रे किया गया, जो कि वेरी ट्रेजिक फीलिंग थी, जो अब भी वहाँ कहीं कहीं प्रिवेल करती है, जो खामोशी की शक्ल में आपको नजर आती है। बात हो रही है डिलिमिटेशन और इलेक्शन की और फ्यूचर की पार्लियामेंट की, तो जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई फैक्टर है, चूंकि उन्होंने यही करना है कि डिलिमिटेशन को के बारे में उनकी वही राय होगी जो मैं आपको दे चुका हूं कि जी ये बेजीबी का एक एजेंडा है जिसके मुताबिक डिलिमिटेशन हो गई है, हम नहीं मानते। और दूसरी ये होगी कि हम इलेक्शन को नहीं मानते, चूंकि इलेक्शन जो है वो कंट्रोल्ड हैं और इनमें रिगिंग होती है और ये फेयर नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है, हकीकत ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अगर इलेक्शन में जाएगी भी एज ए अलायंस अब, तो वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटें भी अगर ले तो ये बहुत बड़ा मौज। साथियों, जम्मू डिवीज़न में 43 और कश्मीर डिवीज़न में 47, ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, कम से कम पहले से तो बहुत ही बेहतर सिचुएशन आज के टाइम पे हो गई है। अगर 3-4 विधायक अगर पहली बात हम देखें उनमें आपस में फाइट हो जाती है, क्योंकि आप देखो जो अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे लगभग साल सवा साल पहले, उसमें बीजेपी जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी थी। दूसरी तरफ उसमें आप देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, महबूब मुफ्ती की पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, कम्युनिस्ट भी थे, कम से कम शायद उसमें 12-14 पार्टीज थी। वो सब मिल के भी जो है वो उतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पाए जितनी अच्छी वो दे सकते थे। अगर इतने हम लोग 10 साल पहले देखते ऐसा कोई ग्रैंड लाइन्स बनता तो शायद 90-95% सीटों पे स्वीप कर जाता, लेकिन वो चीज़ हो ना सकी। अब पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए गलती से भी महबूबा मुफ्ती या फिर उमर अब्दुल्ला ये लोग मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो इनकी पहली बात तो पर कतर दिए गए, इनके पास में कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ ये स्कूल कॉलेज केजरीवाल के जैसे बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई हवलदार भी है वो इनके मुंह पर ना बोल सकता है कि मुझे आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करना, बताओ क्या कर लोगे, ये तक भी वो बोल सकता है, तो इनकी कुछ भी हैसियत नहीं है कि उसको बोल दें पलट के। एलजी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर हम देखें जिस तरीके से दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं सिंगल मेयर होगा, तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि कश्मीर में भी जो होगा, जम्मू कश्मीर में जो एलजी होगा वो लगभग सीएम के जितना ही पावरफुल, उतना उसके पास भी उतनी ही पावर होगी, पुलिस सब कुछ उसी के हाथ में, सेंटर के हाथ में, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिस तरीके से हम देखें कश्मीर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो अब ये जो पूरा का पूरा ये जिहादी माहौल है इसको टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि
अभी तक तो बल्कि उसमें मुसलमान देश भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान कंपनियां भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो भाई उनको जवाब देना है, उनको बताना है कि उनका पैसा सही जगह लगा है, उसके लिए बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं किया सकता। और हिंदुस्तान को एक बार खुली छूट भी मिल गई कि अब हिंदुस्तान वहाँ पर कितना भी अपनी मनमर्जी चलाए, कम से कम दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं हो, क्योंकि जो विरोध करते थे उनका ही तो पैसा यहाँ पे लगा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कश्मीर को आप देखना 10 साल बाद इंडिया का नंबर 1 टूरिज्म स्पॉट बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।